नमस्कार, स्वागत है आपका। और 25 अगस्त को आए बुआई के आंकड़ों ने सरकार, बाजार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अगर आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि धान और एक दो फसलों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी की बुआई पिछले साल के मुकाबले घटी है। यानी बुआई कम तो फसल कम और दाम ज्यादा। वहीं धान की बुआई भले ही 4% बढ़ती दिख रही है, लेकिन आसमान से गायब होती बारिश के बादल ने उत्पादन में कितना फर्क लाएगा ये भी आगे जाकर देखना होगा। बाजार तो इससे परेशान है ही। महंगाई पहले से ही 15 महीने की ऊंचाई पर है और ऐसे में घटती बुआई, कम होती बारिश और उत्पादन पर घिरते काले बादल क्या महंगाई को और बढ़ाएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं स्काईमेट में मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा और फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर शर्मा, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगस्त की यहाँ पर हमने हालत होते हुए देखी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट महीना भी है, ऑलमोस्ट 30% की बारिश का जो ओवरऑल क्यूमुलेटेड नंबर है वो यहाँ से आता है। कैसे देखते हैं आप अगस्त को और अब सितंबर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? मनीषा, कोर मानसून मंथ जो जुलाई और अगस्त दोनों में से अगर एक भी खराब हो जाता है, चिंता का विषय पड़ जाता है। और इस बार अगस्त पिछले 100 साल से भी ज्यादा के समय में सबसे खराब अगस्त है। हमने इसी 2000 के बाद से पिछले 23 सालों में 5 एल नीनो देखे हैं। पांचों एल नीनो में सीजन खराब हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो कि 2009 का सीवियर ड्राउट था, उसमें भी वर्षा 26% कम थी अगस्त के महीने में, और इस बार आंकड़ा 33% से ज्यादा है। 2 दिन जो बचे हैं उसमें होके लगभग 35%, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग अगस्त है। और भरपाई तो मुश्किल है, और क्योंकि जैसे आपने पूछा सितंबर का महीना तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। हालांकि अभी समय है, पर एक हल्की सी आशा की किरण जरूर दिखाई दे रही है कि एक सिस्टम हल्का ही हो चाहे वीक ही हो, वो बनेगा बंगाल की खाड़ी में शुरुआती दिनों में ही और सितंबर के, जिससे कुछ वर्षा जिन क्षेत्रों में नहीं भी हुई है, जो झारखंड में आज के दिन में 36% तक की कमी है। तो समय कम है, कमी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। दक्षिण की बात करें, केरल में तो बिल्कुल सूखा है, 48% की कमी। दक्षिण कर्नाटक की बात करें, लगभग 35% तक की कमी। तो इनकी भरपाई होना तो बहुत मुश्किल है। ये है कि अगर और सितंबर में कुछ एक दो स्पेल भी अच्छे आ जाएंगे तो कम से कम जो वाटर बॉडीज हैं उनमें रेनफॉल थोड़ा सरप्लस हो जाए तो उसमें सुधार आ जाएगा। सॉइल मॉइस्चर बढ़ जाता है, और एयर मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, हवा में जो मॉइस्चर है, उसके लेवल भी ठीक होता है, जो फसल के लिए अभी की वाली के भी और आने वाली फसल के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी मानसून कम ही रहेगा, अगस्त जैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 10-15% की कमी आप लेके चले। वैसे ही 167 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल है सितंबर का, तो 15-20% भी कम करेंगे तो लगभग 30-35 मिलीमीटर के कम वर्षा होने का अनुमान है। और उत्तर भारत की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा स्पेल आएगा अभी उत्तर भारत के लिए। पिछले पूरे अगस्त में पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में वर्षा नहीं हुई है, करीब करीब नाम मात्र। आप लेके चलिए जो सौराष्ट्र कच्छ में शुरू में जो गुजरात भी था, गुजरात प्लस था 29% अगस्त के शुरू में, आज के दिन में -12% है। वो सरप्लस वही था जो शुरुआती दिनों में, चाहे वो साइक्लोन की बात करिए या उसके बाद, अच्छा जुलाई का महीना अच्छा रहा था, उसके कारण जो सरप्लस हो गया था वही कंज्यूम हो रहा है। जहां जहां भी सरप्लस है उसके चलते ही वो सरप्लस फिगर्स हैं। लेकिन जुलाई को छोड़ दे, अगस्त के महीने में बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा हुई है। ड्राउट लाइक कंडीशंस हुई है बहुत सारी पॉकेट्स में, जिसमें मैं कहूंगा राजस्थान का क्षेत्र और गुजरात, तो दोनों सौराष्ट्र कच्छ भी और गुजरात, ये दोनों क्षेत्रों में बहुत ही वर्षा की कमी है। जी एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा सितंबर में 10-15% की डेफिशिएंसी हम फिर से यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे, तो ओवरऑल जो मानसून सीजन है कैसे बंद होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, 9% की कमी है आज के दिन में। जब अगस्त शुरू किया था तो 105% था एलपीए, और आज 9%, मतलब 91% की बात करें तो 14% का स्टेट वे ड्रॉप
एक महीने के अंदर नहीं देखने को मिलता। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हो तो ऐसे में ऐसे हालात बनते हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसमें कोई विशेष सुधार नहीं होता। देखो, हमने स्काईमेट ने हमने बिलो नॉर्मल तो जरूर दिया हुआ है, बिलो नॉर्मल, प्लस हमने 40 प्लस 20 60% का चांस बिलो नॉर्मल और ड्राउट का दिया हुआ है। मेरा अनुमान ये है, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे हम कि ड्राउट कंडीशन क्वाइट पॉसिबल। एल नीनो में तो कोई सुधार नहीं है, वो तो बढ़ता जा रहा है, उसका इफेक्ट तो है। ओके। केवल केवल थोड़ी सी आशा जो है, शायद हम आईओडी कहते हैं कि उससे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो पॉजिटिव जरूर हो रहा है, पर मेरे ख्याल में उसके बस का रहेगा नहीं कि मानसून को किसी हद तक सुधार लाना, वो नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ इसी लेवल पे ही अगर अरेस्ट हो जाए तो इतना ही बहुत है, पर मुझे लग नहीं रहा, हो सकता है और उसमें 1-2% का भी कमी हो जाएगी तो हम ड्राउट की तरफ जाएंगे। जी ओके। मिस्टर शर्मा, किस तरह, कौन से राज्य आपको लगता है कि हम ज़्यादा चिंताजनक है जो स्थिति यहाँ पर? आपने राजस्थान एंड गुजरात तो कहा ही, केरला में हम देख रहे हैं 47% की डेफिशिएंसी ऑलरेडी है, कर्नाटका का वो हाल है, तो कहाँ आपको ज़्यादा बड़ी चिंता बनती हुई दिख रही है? देश के पूर्वी भाग भी जो हैं, जिसमें कि मैंने बोला झारखंड में 36% की कमी है, छत्तीसगढ़ में भी विशेषकर जो उत्तरी भाग है उसके, उनमें वर्षा की बहुत कमी है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिण भारत में आप बात करें तो कर्नाटक के क्षेत्रों समेत महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि उसमें सुधार जरूर हुआ था। वो तो वैसे ही जो मराठवाड़ा एरिया, मध्य महाराष्ट्र ड्राउट प्रोन पॉकेट है, छोटा मोटा भी फेरबदल होता है तो इसमें सबसे पहले इसमें असर आता है। शुरुआती दिनों में इनमें हमें ड्राउट लाइट कंडीशन थी, लेकिन रिकवर हो गया। जुलाई का रेनफॉल अच्छा था, विशेषकर महाराष्ट्र के लिए अच्छा था, सभी पॉकेट्स नॉर्मल हो गई। आज की बात करें, मध्य महाराष्ट्र तो फिर डेफिसिट हो गया, और उसके बाद मराठवाड़ा की बात करें वो भी 18-19% के करीब, और अभी आने वाले दिनों में कोई विशेष वर्षा होगी नहीं वहां। ये पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र चिंता का विषय बनेगा। महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और मैं तो कहूंगा आंध्र प्रदेश के भी काफी भाग, जो भीतरी भाग, जो रायलसीमा जिसको कहते हैं, उसमें आज के दिन में भी 35% तक की कमी है। तो मिला के अगर देखें तो चिंता का विषय बन रहा है। जी एब्सोल्युटली। और क्लियरली आपने शुरू से ये चेताया भी है कि यहाँ पर चिंता इस बार इस मानसून में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एल निनो ईयर है और हमने वो अगस्त में प्ले आउट होता हुआ देखा भी है। सिराज जी नमस्कार। क्लियरली अच्छी खबर तो नहीं है, आप कैसे देखते हैं? और जिन सभी राज्यों का यहाँ पर विस्तार से बात की गई, क्लियरली एग्री एरियाज हैं, वो बुआई अच्छी खासी हमने होते हुए देखी है। ऑफ कोर्स अगर दालें छोड़ दें जहां पर 8% की गिरावट है, या कॉटन में 2% की गिरावट है, खाने का तेल 1% अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए, लेकिन आप कहेंगे सारी बात यहां पर आकर ईल्ड और क्वालिटी पे अटक जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितने ग्लोबल मॉडल्स थे वो दिखा रहे थे कि मॉनसून में डेफिशिएंसी होगी। उसके बावजूद हमारे जो डोमेस्टिक मॉडल्स हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन दे दी कि तकरीबन नॉर्मल मॉनसून होगा। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है कि अगस्त में इतनी डेफिशिएंसी रही है। और सिवाय उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न मध्य प्रदेश के यानी कि बारिश कहीं भी नॉर्मल नहीं हुई है, क्योंकि बिहार और वेस्ट बंगाल में काफी कमी रही थी जुलाई के महीने में। तो मुझे लग रहा है कि इस साल जो हमारी खरीफ की दालों का उत्पादन है, खासतौर से तूर का उत्पादन है, उड़द का उत्पादन है, उस पर काफी एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। सिराजी, कैसे देखते हैं आप फिर हालात यहाँ पर जाते हुए? क्योंकि जैसे मिस्टर शर्मा भी कह रहे हैं कि काफी डिलेड है अब ये, क्या कोई यहाँ पर प्लान भी है? जिस तरह से हमने सरकार की तरफ से मेजर्स आते हुए देखे हैं, ड्यूटीज के तौर पर एक्सपोर्ट बंद करना वगैरह, लेकिन जो फसल के हालात हैं उसके बारे में क्या किया जा सकता है? देखिए, अब तो जो बुआई थी वो हो चुकी है, तो जो हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से बुआई के फेल होने पे आ सकती थी, उसका वक्त तो निकल चुका है। अब ये है कि जो क्रॉप बुआई हो चुकी है उसको किस तरीके से बचाया जाए। तो अगर आपके व्यूअर्स को शायद मालूम होगा कि सरकार ने 2015 में ही ये फैसला किया था कि नरेगा के तहत जितने काम होते हैं उसका 50-60% वाटर कंजर्वेशन में होंगे। बाद में 2019 में उसको 70% कर दिया गया था। तो अगर सचमुच नरेगा में इतना इन्वेस्टमेंट इरिगेशन स्ट्रक्चर्स को बनाने में हुआ है, तो जिन राज्यों में जुलाई में नॉर्मल बारिश हुई है
और कई जगह एक्सेसिव बारिश हुई है जैसे कि गुजरात में, तो वहां पर अगर हमने पानी को कंजर्व कर लिया है नरेगा के उन स्ट्रक्चर्स में, तो मुझे लगता है कि सिंचाई करके हम फसल को किसी हद तक बचा सकते हैं। जहां तक भावों की बात है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स की बात है, क्योंकि जुलाई में वो हमने नंबर्स काफी चढ़ते हुए देखे सिराज जी, फिर चाहे वो वेजिटेबल्स था और उसका असर बाकी चीजों पे भी हमने आता हुआ देखा। दालें ऑफ कोर्स यहाँ पर पिछले एक महीने में 4 से 5% तक बढ़ी हैं। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादातर कमोडिटीज में यहाँ पर ऊपर की तरफ ही व्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइसेस को लेकर कितना चिंतित हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी जो फसल है वो है धान की फसल। धान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी भी हम इसको ठीक से असेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी बिहार में और बंगाल में काफी बारिश में कमी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं हुई और मेरा असेसमेंट भी गलत साबित हुआ। मुझे लग रहा था कि पिछले साल भी धान का उत्पादन इतना नहीं होगा जितना गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट हो रहा था, तो हम सही असेसमेंट नहीं कर सके। तो इस साल भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत सही असेसमेंट धान का कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं अब तक, उससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का असेसमेंट ये है कि धान का प्रोडक्शन पिछले साल से कम 10-15% कम होने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक तरह से पैनिक मोड में कई तरह के फैसले एक के बाद एक किए हैं। अगर धान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो जाहिर है कि उसका जो एक रेजिडुअल इफेक्ट है वो बाकी पल्सेस पर और बाकी चीजों पर भी आएगा। सिराज जी, दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज तो बढ़ा दी हैं, इंपोर्ट भी शायद आगे करना पड़े, जिस तरह की बातचीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एल निनो का इम्पैक्ट तो सब जगह है और बाकी काफी सारी कंट्रीज ने यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स भी लिए हैं, जैसे इंडिया ने लिए हैं। तो आगे जाके जब हम ये पूरी फूड प्राइसेस, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, कैसे देखते हैं अगला एक साल आप? देखिए, इसमें तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में फैसले यके बाद दीगरे कुछ ऐसे हो जाते हैं जिससे बहुत ट्रेड एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। आप देखिए, अगर आप खाली राइस को लें तो कितने बार हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग फैसले लेके रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो ट्रेड पूरा कंफ्यूज्ड है। राइस के केस में हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट भी कुछ बहुत आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी से गेहूं के इंपोर्ट का फैसला कर लेना चाहिए और गवर्नमेंट अकाउंट में कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो काफी दिक्कत तलब होता है। तो अगर गवर्नमेंट ड्यूटी कम कर देती है तो साउथ इंडिया के पोर्ट्स पर प्राइवेट ट्रेड इंपोर्ट कर सकती है, उसकी पैरिटी आ सकती है। मुझे लगता है वो फैसला गवर्नमेंट को जल्दी कर लेना चाहिए। पल्सेस के केस में गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था, कई स्टेट से, कई कंट्रीज से, मोजाम्बिक, म्यांमार वगैरह से एमओयू साइन किए थे। वहां पर मैं समझता हूं कि हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही होगी कि वहां से ज्यादा ओके सिराज जी की आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि ये कुछ 2-3 स्टेप्स हैं जो सरकार एज ऑफ नाउ उठा सकती है। गेहूं के इंपोर्ट को लेकर काफ़ी समय से यहाँ पर बातचीत चल रही है कि जो 40% की ड्यूटी है उसे हटाया जाए ताकि प्राइवेट इंपोर्ट कर सके, लेकिन एज ऑफ नाउ उसे हमने आता हुआ नहीं देखा। ज़्यादा चिंता यहाँ पर धान को लेकर है और जैसे सिराज जी सही कह रहे थे कि अगर जिस तरह की सोइंग हम देख रहे हैं और जिस तरह के नंबर्स हम देख रहे हैं, लेकिन सरकार के जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी अलग दिखते हैं। सिराज जी, आप दालों के बारे में बता रहे थे, आपको क्या लगता है किस फसल में ज्यादा चिंता एज ऑफ नाउ है? गेहूं का इंपोर्ट डिलेड है, पैडी क्रॉप को लेकर आपने कहा ही, दालों को लेकर अब यहाँ पर क्या व्यू है? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन में कमी आएगी और वो पिछले साल से ही कमी चल रही है, वो तूर में है जी। और तूर का इंपोर्ट हम मोजाम्बिक से करते हैं और कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज से करते हैं और म्यांमार से करते हैं। उनसे हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठा के एमओयू साइन कर लिया था, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें जो एमओयू हुआ था उससे भी ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारे डिप्लोमेट्स वहां उन देशों की सरकार से बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ये भी कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि कई ये मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े कॉर्पोरेट्स, इन्होंने वहां तूर खरीद के रख ली है और वो इस सिचुएशन का जो इंडिया में डेवलप हो रही है उसका फायदा उठाएंगे और तूर के दाम को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
क्लियरली तो स्थिति जिस तरह से भी आप यहाँ पर देखें थोड़ी सी मुश्किल ही बनती हुई नजर आ रही है। सितंबर अक्टूबर और उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर फेस्टिविटीज ज़्यादा हैं, तो किस तरह की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, उस सब पर नज़र रखनी होगी। लेकिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा एंड सिराज जी, आपका भी साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर अपनी चर्चा भी रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो स्ट्रैटेजी बनाने में हमारी मदद करने के लिए जुड़ेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। काफी उठापटक वाला रहने की उम्मीद है क्योंकि काफी सारे डेटा निकल के आएंगे। PMI, इन्फ्लेशन, थर्ड क्वार्टर GDP नंबर्स, एस्टिमेट्स फ्रॉम US, तो काफी कुछ है जो बाजार को देखना होगा। और फिर ऑफ कोर्स फ्राइडे को US का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है अगस्त की तरफ से। प्रियांक, कैसे देखते हैं इतने सारे डेटा के बीच में इस हफ्ते को, और आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ होंगी? गुड इवनिंग मनीषा जी। जो डेटा आने वाले हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेटा नॉन फार्म पेरोल का रहेगा ऑन फ्राइडे। उससे काफी कुछ क्लैरिटी आएगा एंड वॉलेटिलिटी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई रहेगी। गिवन द करंट सिनेरियो, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स हमने देखा कि 104 के आसपास जाके अभी 104.50 के आसपास से थोड़ा बहुत रिट्रीट हो रहा है, एंड गोल्ड में भी हमने लोअर लेवल से एक सपोर्ट दिखता हुआ दिखा है और अभी 1920 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड में जो एक अभी एक करेक्शन आता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग एट लोअर लेवल्स। तो 58,800 700 के रेंजेस में आता है तो बाई किया जा सकता है। 58,400 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 59,450 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में एक उछाल देखा है, बट जो स्ट्रक्चर है क्रूड ऑयल का लोअर हाई एंड लोअर लोस का अभी भी इंटैक्ट है, एंड जो स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स में दिख रही है, तो मुझे लगता है कि सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। क्रूड में 6730 के आसपास सेल किया जा सकता है, 6860 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 6500 6450 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, सोने में खरीदारी, लेकिन कच्चे तेल में अपटिक्स पे बिकवाली की राय यहाँ पर फिलहाल आती हुई। मनोज जी, आपने अगर सुना, बारिश को लेकर काफी सारी चिंताएं हैं, भाव सब जगह से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजारों में ऑलरेडी यहाँ पर सेंटीमेंट बहुत हाई था, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली आई है, लेकिन इन सब के बीच आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में पिछले 2-3 सेशन से एक बिकवाली का दौर शुरू हुआ है। हमने यहाँ पे कीमतों को ऑलरेडी बढ़ते हुए देखा था, तो ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली लगभग सारी कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि ग्वारसीड यहाँ पे एक दायरे में कारोबार कर रहा है। जो रेंज है अभी वो 6000 से 6600 की बनी हुई है, तो यहाँ कीमतें फिर एक बार अपनी लोअर रेंज के आसपास जो आती हुई नजर आ रही है। अभी 6150 के आसपास यहाँ पे जो है ग्वारसीड सितंबर वायदा ट्रेड कर रहा है। थोड़ी और यहाँ गिरावट आती है 6060 6080 के आसपास, तो वहां बाइंग की सलाह रहेगी 5950 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 6300 से 6350 तक का रख सकते हैं अगले 1 से 2 सेशन के लिए। वहीं कैस्टर सीड वायदा में हमने दबाव आते हुए देखा और कीमतें अपना जो क्रूशियल सपोर्ट्स लेवल था 6180 उसके नीचे ट्रेड करती हुई नजर आई है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि कैस्टर सीड जो सितंबर वायदा है इसमें थोड़ी बढ़त आती है 6180 के आसपास, तो वहां बिकवाली की सलाह रहेगी। जो एक स्टॉप लॉस लगाना है 6255 का लगाना है और लक्ष्य नीचे में 6080 तक के लेकर के चलना है। ओके, साथ ही यहाँ पर मसालों में आप क्या व्यू देखते हैं मनोज जी, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है, भाव अच्छे हैं, बाजार को लगता है कि आगे जाकर बुआई बेहतर हो सकती है, लेकिन जिस तरह का मॉनसून है वो आगे सपोर्ट करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इस सेक्टर में भी मुनाफा वसूली। बिल्कुल, मसालों में यहाँ पे एक बड़ी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। हल्दी की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार 6% के निचले सर्किट यहाँ पे लगते हुए नजर आए हैं और अभी कीमतें लगभग 14,300 के आसपास ट्रेड कर रही है। हमने एक अच्छी रैली जो है कीमतों में देखी थी, लगभग 6,500 से 18,000 तक कीमतों को जाते हुए देखा था, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि अभी जो गिरावट का दौर है वो हल्दी में जारी रह सकता है। 13,500 13,200 के स्तर के आसपास एक यहाँ सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वर्तमान लेवल से भी लगभग 1,000 रुपए तक की गिरावट की ओर यहाँ पे संभावनाएं जो है वो नजर आती है। वहीं अगर जीरा की बात करें तो यहाँ भी बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली है और कीमतें अभी 53,500 के आसपास कर रही है। यहाँ भी हमारा मानना है कि अभी और थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। टेक्निकली जो चार्ट पे एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है वो 51,200 से 51,500 के दायरे में है,
तो अभी यहाँ भी थोड़ी और गिरावट की जो है संभावनाएं टेक्निकली चार्ट पर नजर आ रही है। लेकिन धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी जो है मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं कि देखने को मिली है, लेकिन ये अब अपने सपोर्ट्स लेवल 6800 के आसपास है। तो यहाँ पे अब बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर शॉर्ट की पोजीशन हो तो एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। 6800 पे यहाँ अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी के बाद मुनाफा वसूली, यानी कि लोग अपना जो मुनाफा है घर लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं मसालों को देखते हुए। मेटल्स पे जानना चाहेंगे प्रियंक, क्या करने की राय है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चीन की तरफ से हमने सपोर्ट आता हुआ देखा है उसका फायदा है। ये एक स्क्रीन है जहां पर अक्रॉस बोर्ड आज भी ग्रीन के साथ कारोबार। देखिए, एक्सपेक्टेशन जो है चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस आया है और आगे भी चल के और स्टिमुलस आने के एक्सपेक्टेशन है, तो उसी की वजह से हम बेस मेटल्स में बार बार हम लोअर लेवल से एक सपोर्ट आता हुआ देखा है। अभी कॉपर के जो रेट्स है 736 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वेरी इमीडिएटली 740 742 ये हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बहुत कुछ पीएमआई के डेटास पे निर्भर करेगा और चाइना का डेटा फ्लो पे डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल अभी जो अंडरटोन दिखता है बेस मेटल्स में वेरी नियर टर्म ओवरऑल बायस बुलिश रहेगा फॉर नियर टर्म। ऑलराइट, खरीदारी के मौके मेटल्स में चलने चाहिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक ठहराव है, चाइना की तरफ से मेजर्स हैं और जैसे कहा गया कि इस हफ्ते के जो डेटाज हैं उनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। बहुत शुक्रिया प्रियंक, मनोज जी साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।